गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछा था? श्योर सी ओ, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? सर हमने जब उसका COR का टेस्ट किया था जी के ऑफिस में, तो उसमें तो ग्राफ्स बन थे। तो सर वो ग्राफ्स का मतलब पूछ रहे हैं कि कैसे बन रहे हैं, उनके क्या क्या डिपेक्ट कर रहे हैं। तो आपने पूछा वहाँ का जो ग्राफ जो बन करके आ रहा है, सी ओ आर का जो रिजल्ट जो होता Yes. है वो आपको इंटरप्रेट करने नहीं आ रहा है, ये आपका प्रॉब्लम है। कल मैंने बोला था कि एक आर्टिकल हमने सी ओ आर पे IJNM में हमने लिखा है, राइट? कितने किन किन लोगों ने देखा है आर्टिकल? हाथ खड़े कर, नन ऑफ यू हैं? कल बोला था ना मैंने, नहीं बोला था? हाँ? देखा नहीं तो कैसे समझ में आएगा? पढ़ेंगे नहीं, ऐसा सोचेंगे हम लोग कि ऐसे ही समझ में आ जाए सारी चीज़ देख करके। हो सकता है कि देख के भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है ना। यदि नहीं है तो आपके एफर्ट कहाँ है? वेयर इज योर एफर्ट to understand? Just asking the question or any other effort which you have already made. बताओ तुम्हारा एफर्ट क्या है अदर देन आस्किंग द क्वेश्चन कि ग्राफ जो है COR का जो रिजल्ट जो है, रिजल्ट ऑफ COR, रिजल्ट ऑफ COR in terms of graph is not understood. नहीं, ये तो प्रॉब्लम है ना। तो इसके लिए आपने क्या एफर्ट करा है? ऑलरेडी आपने क्या एफर्ट करा है? देखो, यदि आप लोग अपने से एफर्ट नहीं डालोगे तो कोई भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा ना, वो आप उसको इवन 100% तो छोड़ दो, 60% भी, 60 to 70% भी ग्रैस्प नहीं कर पाओगे। जब आप अपने से एफर्ट डालोगे तो थिंग्स विल बी इंटायरली डिफरेंट। आपको कुछ बातें समझ में आई होगी, कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आई होगी वो बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। कहाँ पे आपके लूपहोल्स रहे, दूसरा आदमी जब भी एक्सप्लेन करेगा तो यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर। सो व्हाट शुड आई डू? Should I start explaining the things or should I do it tomorrow? You will read. What? कितने लोग टुमारो के फेवर में हैं और कितने लोग जो हैं वो अभी डिस्कस हो उसके फेवर में? टुमारो 1 2 3 4, तो आउट ऑफ कितने लोग? 5। और कितने लोग हो आप टोटल अभी राइट नाउ? हैं। 12 में से कितने लोग? 5 लोग कल डिस्कस करना चाहते हैं, 7 लोग चाहते हैं आज डिस्कस होगा। नहीं, ठीक है, कोशिश करते हैं हाँ? समझाने की। शायद हम ग्राफ तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप जो है वो मिक्सचर ग्रुप है, राइट? अभी हमारे पास इस टाइप का ग्रुपिंग है, मिक्सचर है इस टाइप का। एक तो फर्स्ट ईयर MSc, दूसरा जो है वो सेकेंड ईयर MSc जो 1 साल ऑलरेडी पढ़ाई कर चुका है, और ये फ्रेश एंट्री है।
तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? मुझे फ्रेश इंटरेस्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड इट विल बी बेनिफिशियल टू बोथ ऑफ यू, राइट? तो जितना हम कवर कर पाएंगे इस क्लास में उतना कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे, ठीक है? कॉर जो है जिसको क्या बोलते हो, फुल फॉर्म में सेंसर ऑफ रोटेशन, और इसका रिलेशन जो है वो एस्पेक्ट से है, एस्पेक्ट और डेप्थ। इसका प्लेनर गामा कैमरा से रिलेशन नहीं है, राइट? सो एस्पेक्ट और पेट को समझना इम्पॉर्टेंट है COR को समझने के लिए, ठीक है? एस्पेक्ट में हम क्या करते हैं और हम पेट में क्या करते हैं? एस्पेक्ट में क्या है? एक डॉट मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये जो है इसको एस्यूम करो कि आपका गामा कैमरा है और जिधर की तरफ से पेशेंट जा रहा है, बेड जा रहा है, उधर खड़े होकर के आप देख रहे हो, ठीक है? उधर से खड़े होकर के आप देख रहे हो, तो ये बेड जो है उसको वो पॉइंट की तरह दिखेगा। जब बिल्कुल स्विंग करते जाओगे तो इट विल लुक लाइक ए पॉइंट, ठीक है जी? बेड का सेंटर जो है वो मैकेनिकल सेंटर ऑफ रोटेशन है, होना चाहिए। बेड का सेंटर कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बेड अप भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। लेकिन जब भी आप क्यूए करते हो, इवन देखा होगा पेट का भी जब आप क्यूए करते हो, जिन लोगों की पोस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और उसमें फर्स्ट कंडीशन यही लिखा होता है कि पहले इसको सेंटर में लेकर के आओ टेबल, और एक फिक्स पोजीशन होता है। जब आप एक बटन प्रेस करते हो तो टेबल जो है उसके ऊपर जब रेडियो एक्टिव सोर्स क्लैंप कर देते हो एक पर्टिकुलर पोजीशंस पे, जहाँ पे बोला है मैन्युफैक्चरर ने कि यहाँ पे सोर्स जो है क्लैंप होना चाहिए, वो सोर्स की क्लैंपिंग जो है, ये सीमेंस दो तरह के कैमरा मार्केट में है, एक है सीमेंस का, दूसरा जो है वो GE का है, राइट? GE हेल्थ केयर। सीमेंस के कैमरा के लिए जो है यहाँ पे जो सोर्स जो आता है वो सिलिंड्रिकल फैंटम होता है। सीमेंस के लिए क्या चाहिए उन्हें? सिलिंड्रिकल फैंटम, सिलिंड्रिकल फैंटम। ये जर्मेनियम 68 का सोर्स होता है, इसमें एक्टिविटी जो होती है वो जर्मेनियम 68 होती है। 271 डेज के आसपास का हाफ लाइफ है, राइट? GE हेल्थ केयर में भी जो है वो एक लाइन सोर्स की तरह होता है, जिसको पॉइंट सोर्स भी लोग बोलते हैं, लाइन की तरह होता है। सोर्स जो होता है वो लाइन की तरह होता है, और उसको क्या करते हैं, उसको जब स्कैनर आप ऑन करते हो, जब वहाँ पे कृषि करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो एक बक्से में बंद होता है, सील्डेड होता है सोर्स। जब आप बटन दबाते हो तो सोर्स जो है उस पर सेंटर में आता है और फिर बाहर निकलता है और आकर के बिल्कुल सेंटर पे आकर के रुक जाता है, ठीक है? वो ये सेंटर है, ठीक है? समझ गए? एस्पेक्ट में जो बेड का जो बनाया मैंने, ये आप ऐसा समझ लो कि इसको भी ऐसा ही, जैसा इसमें सेंटर है वैसा ही इधर भी सेंटर है। फर्क क्या है कि जो यहाँ पे जो स्कैनर जो है वो
सर्कुलर फॉर्म में है और फिक्स्ड है, ठीक है। पेट में ये फिक्स्ड एंट्री है और यहाँ ये जो है क्रिस्टल एलिमेंट्स हैं। यदि उसका एक क्रॉस सेक्शन व्यू बनाओगे तो ये क्रिस्टल एलिमेंट्स हैं। ठीक है। जो आपका पॉजिट्रॉन जो है वो यहाँ से इमिट होता है। जब पॉजिट्रॉन इमिट होगा तो इमीडिएटली जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इनहेलेट होएगा और वहाँ से 511 केवी का 2 फोटोन अपोजिट डायरेक्शंस में इमिट होगा। तो एक फोटोन इधर की तरफ आएगा 511 का और दूसरा फोटोन जो है वो इधर की तरफ आएगा। ठीक है। ये है क्या 511 केवी 511 केवी के ये 2 फोटोन्स हैं जो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं थ्योरेटिकली, बट एक्चुअली नहीं, कुछ न कुछ डिफरेंस होता है, राइट। वो डिफरेंस जो है वो रिजोल्यूशन को अफेक्ट करता है। वो आप हम ऑलरेडी ये चीज़ें कवर कर चुके हैं, आपके पास डिटेल में मिल जाएगा, दैट यू विल सी इट, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या याद रखना है कि 2 फोटोन्स जो 180 डिग्री अपोजिट में जा रहे हैं, यहाँ पे जो क्रिस्टल है यहाँ पे इंटरेक्शंस होता है और यहाँ जो क्रिस्टल है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में वहाँ इंटरेक्शंस होता है और इसी के पोजीशन को जो है वो ट्रैक करते हैं कि कहाँ पे इंटरेक्शंस हुआ और जो लाइन साइमल्टेनियसली जो इवेंट हुआ है विद इन ए टाइम विंडो पीरियड, तो हमें मानते हैं कि ये फोटोन जो था इस पर्टिकुलर पोजीशन से इधर की तरफ भी आया और इधर की तरफ आया। इट मीन्स इस क्रिस्टल से जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो क्रिस्टल है वहाँ से वो दोनों जो हैं वो एक लाइन में है, राइट। और ये लाइन जो खींचता है इस लाइन को बोलते हैं हम LOR। इसको क्या बोलते हैं LOR। LOR का मतलब क्या है लाइन ऑफ रिस्पॉन्स, लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है जी, ये पेट का है। Now come to the SPECT। SPECT में क्या है? SPECT में क्या है? यहाँ पे पेशेंट जो है या आपका एक पॉइंट सोर्स की रेडियो एक्टिविटी हो सकती है या कोई भी रेडियो आइसोटोप आप यहाँ पे रख सकते हो, राइट। उसके बाद गामा कैमरा जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे जो है स्टार्ट होता है और इस सोर्स के अराउंड आइदर इन सर्कुलर पाथ और इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो ऑर्बिट आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। जो कंट्रोल पे जाकर के डिसाइड करते हो कि किस टाइप का ऑर्बिट इसको फॉलो करना है। यूजुअली मान लो कि ये सर्कुलर ऑर्बिट जो है वो फॉलो करता है, सर्कुलर। इलिप्टिकल ऑर्बिट कब करेगा? जब आप कॉन्टूर जो है ऑन कर दोगे, ठीक है। उसमें जो एस्पेक्ट जो होता है वो वहाँ पे कॉन्टूर ऑन करने की फैसिलिटी होती है, क्या? हाँ, बॉडी कंटूर जो है वो उसको जब ऑन करोगे तो ऐसे ऑन कर दोगे तो क्या होगा कि ये जो डिटेक्टर हेड जो है ये क्या करेगा? इट विल कम क्लोज टू द सोर्स, एज क्लोज एज पॉसिबल टू द सोर्स एट ईच पोजीशन फ्रॉम वेयर द कैमरा इज लुकिंग एट द सोर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी होल्ड किया, रुका हुआ है गामा कैमरा और यहाँ से व्यू देख रहा है आपका सोर्स का, तो वो क्या करेगा? इट विल कम क्लोज टू द सोर्स जितना पॉसिबल हो सकता है। अब मान लो कि इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे यदि वो
इतना क्लोज नहीं आ सकता तो वो क्या करेगा, वो बाहर चला जाएगा। आप समझ रहे? तो यहाँ पे सर्कुलर नहीं होगा, यहाँ पे जो इसका कंटूर जो बनेगा वो इरेगुलर होगा। पहले वाले कैमरा जो होते थे जिसमें स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये कंटूर ऑन करने की फैसिलिटी नहीं थी उसमें, तो उस समय पे दो ऑर्बिट यूज होते थे, एक सर्कुलर होता था और दूसरा इलिप्टिकल होता था। वो डिफाइन कर दिया जाता था कि बेड के इधर की तरफ यदि पेशेंट पड़ा हुआ है तो इधर ज़्यादा वो क्लोज आएगा, इधर की तरफ डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो बन जाएगा इलिप्स टाइप का उसका पाथ। ठीक है, तो इलिप्स भी बनेगा तो इलिप्स का भी एक सेंटर होगा, राइट। इसी सेंटर के रेस्पेक्ट में आपका गामा कैमरा जो है इस सर्कुलर, इस ट्रैजेक्टरी पे या इस पाथ पे जाकर के मूव करता है। ठीक है, लेकिन ऑलवेज फोकसिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। आप समझ गए? इसका सेंटर ऑफ रोटेशन यही होता है। सर्कुलर पाथ भी होगा तो गामा कैमरा क्या होगा, वो वहाँ पे आप फिक्स करोगे कि 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखना है या जो भी डिस्टेंस आपको रखना है सेंटर ऑफ रोटेशन का। जो रोटेट करेगा वो ऑब्जेक्ट से कितना दूरी पे होगा। ठीक है, यदि मान लो कि आप 10 सेंटीमीटर का वैल्यू रख रहे हो तो इट विल ऑलवेज ट्राई टू कीप द डिस्टेंस बिटवीन द डिटेक्टर विच इज द कॉलीमीटर, कॉलीमीटर लगा हुआ है तो कॉलीमीटर के सरफेस से लेकर के इस सोर्स का सरफेस जो होगा वो डिस्टेंस को वो हमेशा मेंटेन करेगा एट ऑल पॉसिबल एंगल, जिस एंगल पे आप इमेज एक्वायर कर रहे हो। ठीक है, एक एंगल पे इमेज एक्वायर करता है, देन इट मूव्स टू द अदर एंगल एंड देन एक्वायर्स द इमेज। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेप एंड शूट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? स्टेप एंड शूट। दूसरा क्या है? दूसरा है कंटूर जब ऑन करोगे, राइट, तो स्टेप एंड शूट नहीं यूज करके आप कंटिन्यूअस यूज कर रहे हो तो वो क्या करेगा, वो मूव करता रहेगा स्लोली, इतना स्लो मूव करेगा कि जिस पोजीशन से उसको एक्वायर करना होगा, समझे, जैसे मान लो कि आपने 20 सेकेंड पावर फ्रेम का डिसाइड किया है कि इमेज लेना है, तो इस ढंग से वो मूव करेगा और जितने एंगल पे होगा वो वहाँ पहुँचते पहुँचते उतना सेकंड का इमेज जो है वो एक्वायर कर लेगा, उसके फील्ड ऑफ व्यू में होगा। और सॉफ्टवेयर होगा जो एक फ्रेम बना देगा उसका इंटरनल। ठीक है जी। सो कंटिन्यूअस मोड ऑफ रोटेशन हो सकता है इमेज एक्वायर करने का तरीका, या दूसरा तरीका क्या होगा, एस्केप एंड शूट मेथड हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, ये डिस्टेंस जो है, सेंटर जो है, इसी सेंटर के रेस्पेक्ट में ये रोटेट करेगा। समझ गए? इज इट ओके? यहां तक सही है? ठीक। एस्पेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करना ओबियस है। ठीक है, उसको देखते हैं अभी। ठीक है, एस्पेक्ट में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको विजुअलाइज करना ओबियस है। क्या ओबियस है यहाँ पे विजुअलाइज करना आपके लिए? मैंने बोला कि ये सेंटर है और ये बोला कि इधर की तरफ एक पोजीशन है, एक गामा कैमरा का हेड है। गामा कैमरा कैन बी ऑफ हैविंग ड्यूअल हेड, सिंगल हेड, ट्रिपल हेड। ठीक है, सिंगल हेड होगा तो एक ही हेड रोटेट करेगा और इमेज एक्वायर करेगा।
ड्यूअल हेड जब होगा तो ये हमेशा अपोजिट होंगे, एक इसके अपोजिट डायरेक्शंस में। यहाँ पे एक इधर की तरफ, जैसे मान लो कि ये हेड 1 है और ये हेड 2 है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बीच में ब्रेक ले रहा हूँ। स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्ट ये है इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि टाइम से क्लास में इंटर करिए। हम कल से इसके बाद से अलाउ नहीं करेंगे 8 बजे के बाद इधर इंटर करने, ठीक है। और आपके अटेंडेंस और सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। और यदि कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, पोस्टिंग पे है तो बात सही है, लेकिन पोस्टिंग पे भी नहीं है और क्लास में यदि नहीं आ रहा है तो यू पीपल have to answer certain things in written कि why you are not attending the classes, ठीक है, and why you are not coming to the time. Okay, fine. Let's move to the class. ठीक है, सिंगल हेड में ये होगा, ड्यूअल हेड में एक हेड जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शंस में होगा और ये 180 डिग्री पे होता है। इस ढंग से ये वायर्ड होते हैं कि जब मूव करते हैं कंट्रोल कंसोल से, जब आप कमांड देते हो तो जब भी मूव करेंगे ये हमेशा 180 डिग्री अपोजिट में होंगे, ठीक है। जब ट्रिपल हेड होगा तो एक हेड हो सकता है कि इधर कहीं पे हो, या सीधे क्या होगा 360 का है तो ट्रायंगल पे आ जाएगा आपका 120 डिग्री एंगल पे। एक यहाँ पे आ जाएगा हेड, एक हेड यहाँ पे होगा और एक हेड यहाँ पे होगा, बैलेंस हो जाएगा। सेंटर ऑफ रोटेशन ये इसके सेंटर के, जो इसका सेंट्रोइड जो बनेगा इसके सेंट्रोइड पे चारों तरफ रोटेट करेगा, ठीक है। तो 3 तरह के हेड बने, 3 तरह के प्रॉब्लम भी होंगे। Then you will understand why COR is important. Let us see. ये जो हेड जो मूव करता है, जब हम कंट्रोल कंसोल से जब कमांड देते हैं तो ये क्या होता है, हेड मूव करता है। सिंगल हेड होगा, पहले सिंगल हेड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि सिंगल हेड के केस में क्या होगा। ये है आपका सिंगल हेड, ठीक है। जब ये 90 डिग्री पे यहां पे आएगा ये सेंटर है, मान लो सेंटर ऑफ रोटेशन, तो देखो जरा क्या होगा। कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जो है हम होल्ड कर रहे हैं ना, ऐसे होल्ड करें। ये पोजीशन कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है, एंड इफ आई एम होल्डिंग लाइक दिस, आप समझ रहे, ऑब्जेक्ट सेम है, पहले मैं कैसे होल्ड कर रहा हूँ, ऐसे होल्ड कर रहा हूँ और उसके बाद ऐसे होल्ड कर रहा हूँ। इसका वजन कितना होगा, 200 ग्राम। आपका डिटेक्टर का हेड जो होता है उसका वजन केजीज मतलब 100 केजी से भी ज़्यादा होगा। ऐसे नहीं उठा सकते आप, उसको भी उठाने के लिए क्रेन और बाकी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, क्रेन ट्रॉली, और तब जाकर के अंदर आता है। इट्स सो हेवी। ऐसे बैलेंस करना और ऐसे लेकर के आने में, ऐसे किसी सामान को पकड़ने में लंबा है और इधर की तरफ से पकड़ोगे आप तो क्या होगा, किस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, इधर की तरफ ज़्यादा खिंचाव होगा। यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ उतना नहीं महसूस होगा। यहाँ पे सेंटर से बैलेंस हो सकता है, लेकिन इधर आते ये फोर्स जो होगा वर्टिकल, इधर की तरफ फोर्स लगेगा ग्राउंड का, इधर की तरफ फोर्स लगेगा ग्राउंड का, ग्रेविटी का। आप समझ पा रहे हो? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और ये एक मैकेनिकल सिस्टम पे है, मैकेनिकल है ना,
गैंट्री जो है जो मूव कर रही है उसके लिए सपोर्ट दिया हुआ है, एक सपोर्ट पे मूव करती है हेड को लेकर, ठीक है। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट ये मैकेनिकल मूवमेंट जो है, जब हेड जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जब आएगा तो थोड़ा जर्क महसूस कर सकता है, राइट। तो इंस्टीड ऑफ गोइंग इन ए एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ, इट माइट बी पॉसिबल यहाँ पे उसका सर्कुलर पाथ जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द डिटेक्टर हेड। जो हमने कमांड तो दिया, हमने सारे कैलिब्रेशन जो करे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में करे हैं कि ये सेंटर्स के रेस्पेक्ट में करे हैं, कि सेंटर हमेशा, सेंटर का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है हमेशा फिक्स है। अब समझ रहे, ये COR का वैल्यू जो है वो फिक्स है, आप समझ रहे। लेकिन ये जैसे ये जर्क महसूस करेगा थोड़ा भी, तो ये सेंटर जो होगा वो थोड़ा इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है, आप समझ रहे हो। ये मैकेनिकल मूवमेंट है। अब ये मैकेनिकल मूवमेंट जो है ये कितना जर्क महसूस कर रहे हैं या कितना वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब कि ये कितना जल्दी अपसेट में चला जाता है। अभी क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। पहले बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता था, लेकिन अब विथ टाइम जब आदमी काम करता है तो हमेशा फीडबैक देता है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो हमेशा चीज़ों को इम्प्रूव करता है, राइट। तो धीरे धीरे मैकेनिकल स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है, लेकिन फिर भी ये मैकेनिकल डीस्टेबिलिटी हो सकती है, आप समझ रहे हैं। सिमिलर चीज़ जो है वो बनेगा डबल हेड में, राइट। अब डबल हेड में एक और थोड़ा सा प्रॉब्लम, यहाँ तो एक ही हेड जो है जर्क मार रहा था, राइट। अब यहाँ पे ड्यूअल हेड में क्या होगा, ड्यूअल हेड में इसी के अपोजिट में एक दूसरा डिटेक्टर है मेरे पास, जिसको गैंट्री सिस्टम पे जाकर के बैलेंस करना है, आप समझ पा रहे। एक हेड इधर है तो इसका अपोजिट जो होगा वो इधर की तरफ होगा। जब इधर आएगा तो एक हेड इधर आएगा तो दूसरा जो होगा वो इधर की तरफ होगा। ऐसा हो सकता है कि ये तो ठीक सेंटर से होकर के काम करे, क्योंकि अभी इंडिपेंड जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इधर का जर्क जो होगा वो कैसे ये एक्सपीरियंस करेगा, इसका इफेक्ट ये कैसे एक्सपीरियंस करेगा, या इसमें जो प्रॉब्लम होगा उसके इफेक्ट को ये कैसे एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन। आपको समझ में आ रहा है बात। बट दिस कैन हैपन ट्रिपल हेड में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आपका पहला चीज़ कि जो प्रोसेस भी जो होगा कॉर एस्टिमेशंस का, ये तीनों में डिफरेंट हो सकता है, याद रखिएगा पहली चीज़। स्ट्रिंजेंट चीज़ें जो हैं वो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिसाइड होता है कि कोई चीज़ कितना वल्नरेबल है। यदि बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है तो उसका क्वालिटी कंट्रोल उसी इंटरवल पे होना चाहिए। जो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहता है तो आपका क्वालिटी कंट्रोल का जो फ्रिक्वेंसी जो होना चाहिए उसका भी लॉन्ग टर्म बना सकते हो। मे बी लाइक कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनका ईयरली होता है, कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं जिनको डेली देखना होता है, क्योंकि जो डेली देख रहे हैं उसके डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। डेली ऑन द डेली बेसिस वो डिस्टर्ब हो सकता है। आप समझिए, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी हमने देखा कि मैकेनिकल मूवमेंट है डिटेक्टर का विथ रेस्पेक्ट टू सम पर्टिकुलर सेंटर स्पेक्ट्रम। ठीक है।
मान लो कि वैसे सेंटर पे है, वैसे एग्जैक्ट फिगर नहीं बना लेकिन इस सेंटर पे है। जब भी गामा कैमरा का इंस्टॉलेशन होता है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, ये प्रोसेस बहुत टीडियस होता है, इसलिए क्योंकि गैंट्री को स्क्रू पे फिक्स करना, उसको प्रॉपर लेवल करना इंजीनियरिंग, क्योंकि उसी पे फिर सपोर्ट आएगा डिटेक्टर हेड का, और उसी सपोर्ट पे फिर डिटेक्टर जो है वो मूव करेगा। अब अर्थ तो अर्थ है ना, उतना तो वेट बियरिंग उसको करना है, राइट। डिटेक्टर का देखा आपने कि जब दूसरे एंगल पे जा रहा है तो वो जर्क ले सकता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी और ये, राइट। तो ये जो सेंटर जो होगा वो एक्चुअली में, अब डिस्टेंस जो होगा जो एक्चुअली उसको हमेशा फिक्स्ड रखना था ताकि सर्कुलर पाथ में जाता, राइट, वो नहीं मेंटेन होगा तो ये चीज़ें शिफ्ट हो सकती हैं, ये हमने समझा, राइट। जो बेस में जो कैलिब्रेशन जो होता है वो रेयरली ऐसा प्रॉब्लम होता है, बट मान लो कि नीचे कुछ प्रॉब्लम हुआ, अर्थ है ना ग्रेविटी, तो वहाँ पर भी यदि कुछ गड़बड़ हुआ तभी भी कॉर्ड जा सकता है। मान लो मेट्रो नीचे चल रही है, खुदाई हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही है, कोई चीज़ ऐसी चीज़ें डिस्टर्ब कर दी, रेयर पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट दैट ऑल्सो एग्जिस्ट कि कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो पूरा सिस्टम जो है वो थोड़ा इधर से उधर हो सकता है, बट इसकी पॉसिबिलिटी रेयर है। आपको क्या फोकस करना है, ये डिटेक्टर का वेट और उसके चलते जो ये प्रॉब्लम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स के कारण चीज़ें सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं इमेज रिकंस्ट्रक्शन। इमेज रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, हर एंगल पे जो वो प्रोजेक्शन लेता है और वहां से जो हमने लाइन ऑफ रिस्पॉन्स खींचा, उसी लाइन ऑफ रिस्पॉन्स से क्या बनता है, हमारा 3D इमेज बनता है, राइट। देखो वो कैसे 3D इमेज बनता है आपका, यहां से देखो डिटेक्टर सपोज करो कि यहाँ पे था और डिटेक्टर को ना बिल्कुल थिन ऐसे लाइन ही मान लो, तो बिल्कुल पतला ऐसे, इतना बड़ा डिटेक्टर दिखता है ना ऊपर से जाकर दिखता है, तो एक तो इसका यदि क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसे देखोगे तो डिटेक्टर तो तुम्हारा ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिखता है ना, जिसको आप क्या करते हो, यहाँ पे इसका फेस ऐसे करके दिखता है। इसी यूएफओवी को आप क्या करते हो, जब भी आप एक्विजिशंस करते हो उस समय पे 128 इंटू 128, 64 इंटू 64 या 256 इंटू 256 यूजुअली इस मैट्रिक्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आपने यदि 64 इंटू 64 में किया है तो आपने 64 ऐसे लाइन खींच लिए, ऐसे 64 तक आ गया, और उसी तरह से 64 लाइन ऐसे खींच ली। तो वो क्या कर रहा है, एक एक पॉइंट, ये जो एलिमेंट जो बन रहा है इसको बोलते हैं पिक्सेल्स। क्या बोलते हैं, पिक्सेल। इतने दूर का इंफॉर्मेशन जो भी वो देख रहा है आपका कैमरा, वो इसमें जाकर के वैल्यू को स्टोर करता है। आप समझ गए, मैट्रिक्स डिवीजन का मतलब ये है, समझ गए। हम क्या बोले यहाँ पे कि ये सारी चीजों को ना कंप्रेस करके एक ही स्लाइस बना दे। आप समझ गए, एक ही स्लाइस बना लेते हैं, सेंटर वाला स्लाइस ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, इधर के छोड़ देते हैं, सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, एक स्लाइस। ऐसे हमने ये भी डिस्कार्ड कर दिया और इसके ऊपर का भी चीज़ें डिस्कार्ड कर दी थोड़ी देर के लिए। हम इस पे फोकस करते हैं, एक
और इसी को मैंने एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट किया, समझ गए? तो इसका सेंटर जो होगा, ये सेंटर, इसका ये सेंटर बन जाएगा, समझ गए? अब आपका ऑब्जेक्ट जो है ऐसा है, जब आप स्कैन करते हो तो ऑब्जेक्ट तो आपका इरेगुलर शेप का है, और इस ऑब्जेक्ट का एक सेंटर है। जो पेशेंट का टेबल का जो सेंटर है, उसी सेंटर के रेस्पेक्ट में आपका गामा कैमरा जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है? तो इससे जितने LOR बनेंगे, इस लाइन से बनता जाएगा ना, ये जितने इसके पिक्सल जो होंगे, आप समझ रहे? लाइन फिर ये जब दूसरे एंगल पे आएगा तो वैसे ही इधर की तरफ आया तो उतनी ही लाइन, राइट? फिर इधर की तरफ आएगा तो वैसे ही डिफरेंट लाइन। तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का जो ये इंफॉर्मेशन जो था, इसको भी वो पिक्सल इनटू पिक्सल में डिवाइड कर देगा, और एक छोटे छोटे एरिया का इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगा, राइट? और जो जो इंफॉर्मेशन मिला था, यदि मैं वापस इस पे आके रख दूं, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करूं अलग की तरफ, जो मुझे अलग अलग पॉइंट का जो इंफॉर्मेशन मिला उसको सिर्फ, अब यदि 128 इंटू 128 मैट्रिक्स में इमेज रिक्वायर किया था डेटा, उसको भी मुझे बनाना किसमें है, 128 इंटू 128 मैट्रिक्स में इमेज जो मुझे डिस्प्ले करना है, करेक्ट? आप समझ रहे? तो इसका जो सेंटर होगा, इस 128 मैट्रिक्स का सेंटर, इसका सेंटर इसके सेंटर से मैच करेगा जब, तब जाके करेक्ट इमेज बनेगा। ये यदि मैचिंग नहीं होगी इसकी और इसकी, तो इमेज आपका एक्यूरेट नहीं बनेगा, राइट? इसको और अच्छे से समझते हैं कि कैसे इमेज एक्यूरेट नहीं बनेगा, ठीक है? पहला तो ये बात समझना जरूरी है कि ये यदि इसका सेंटर इसके सेंटर से मैच नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। ये था मैकेनिकल और ये है सॉफ्टवेयर का। ये दोनों सेंटर को मैच होना यही COR का काम है, यही मैच कराना है और यही देखना होता है, वही रिपोर्ट डिस्प्ले करता है कि ये वेरिएशन जो है, जो यहाँ पे जो आ रहा है, जो दिखेगा, यहाँ मैंने इधर की तरफ डाला, और जब मैकेनिकली जब मैं ये एक्वायर कर रहा था यहाँ पे, तो इसके और इसके बीच में, इसके सेंटर के बीच में क्या हो सकता है, ये डिफरेंस जो होगा आपका x चारों डायरेक्शंस में होगा। वो शिफ्ट x प्लस डायरेक्शंस में भी हो सकता है, x माइनस डायरेक्शंस में भी हो सकता है, y प्लस डायरेक्शंस में भी हो सकता है, y माइनस डायरेक्शंस में भी हो सकता है। मतलब आपका ये जो शिफ्ट जो होगा वो हर डायरेक्शंस में होगा, इधर x प्लस में होगा, इधर की तरफ x माइनस में होगा, ये y माइनस, और यहाँ पे y प्लस डायरेक्शंस में। ये शिफ्ट कैसे भी हो सकता है। इसी शिफ्ट को देखना, रिकॉर्ड करना, व्यू करना का काम जो है वो क्या करता है, कॉर करता है कि x डायरेक्शंस में इधर कितना शिफ्ट है और ये कितना शिफ्ट है, ठीक है जी। अब ये यदि शिफ्ट एक्सेप्टेबल लिमिट में है तो वो अलाउ करता है कि आप स्कैनिंग करो, लेकिन वो शिफ्ट यदि एक्सेप्टेबल लिमिट में नहीं है तो वो अलाउ नहीं करता। इट सेज कॉल द इंजीनियर एंड गेट इट रिपेयर, सिस्टम को रेक्टिफाई करो एंड देन गो फॉर द स्टडी। दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं कि यदि ये शिफ्ट होएगा, ये यदि मैच नहीं करेगा तो इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, और लिमिट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी होनी कितनी चाहिए, ये कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे ताकि एग्जाम में जब एग्जामिनर पूछता है तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट क्लियरली। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट।
ड्यू इलेक्ट पे चलते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करें। और अभी ना थोड़ा ह्यूमन इंटरेक्शन से भी इसको जोड़ेंगे ताकि याद रहे, माइंड जो है एक मैपिंग बना ले, लिखना नहीं है लेकिन मैपिंग बना के रखे कि ओके समथिंग इज लाइक दैट, इट मे नॉट बी द एग्जैक्ट एनालॉजी बट इट विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग, आपको ये बताएगा जरूर, ठीक है। देखो यहाँ पे एक हेड है और यहाँ पे दूसरा हेड है, यही है। हेड का मतलब क्या है, यहाँ पे वेट है ना, और यहाँ पर भी वेट है, ठीक है। और ये एंगल हम अभी 180 डिग्री का ही मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब ये हेड जो है वो अपोजिशंस में है, 180 डिग्री का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अपोजिट। राइट, इस वेट के चलते सेंटर ऑफ रोटेशन जो होगा, यहाँ जो सेंटर ऑफ रोटेशन जो है किधर भी एक तरफ से यदि वेट इम्बैलेंस हुआ तो एक इधर शिफ्ट होएगा और नहीं तो इधर की तरफ शिफ्ट होएगा। आप समझ रहे, ज़्यादा और कम होने से क्या होगा, एक भी इम्बैलेंस होएगा तो इसका सेंटर क्या होगा, मूव करेगा ना, आइदर डायरेक्शंस में जाकर मूव करेगा, या तो कभी थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अपने आप को, क्योंकि इसको बैलेंस करना है। ह्यूमन इंटरेक्शन से कैसे याद रखोगे, इट इज समथिंग लाइक ए टू पर्सन सिटिंग टुगेदर, वाइफ एंड हस्बैंड, एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल है, वो हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इट मीन्स अभी क्या करोगे, देखो यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे होएगा वो बोलेगा कि तुम थोड़ी तरफ मेरी तरफ चलो, हम जो बोल रहे हैं उसको इनकॉर्पोरेट करो, और दूसरा बोलेगा तुम थोड़ी दूर मेरी तरफ चलो तो काम बन जाएगा। आप समझ रहे, तो वेट को इस ढंग से बैलेंस करना है कि वेट सेंटर पे आ जाए। यदि मान लो कि ये सेंटर पे आ जाता है तो परफेक्ट बैलेंस है, लेकिन ये थोड़ा कम दूर चलने के लिए तैयार है कोई भी, तो सेंटर में कभी भी ये चीज़ें नहीं होंगी। मतलब इक्वल शेयरिंग यदि हो जाए, जितना तुम घर का काम करते हो उतना ही मैं भी काम करता हूँ, नो इट इज़ बैलेंस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जितना तुम कमाते हो उतना ही मैं भी कमाता हूँ, बैलेंस, समथिंग लाइक दिस। आप समझ रहे, यदि ये वेट बैलेंस होगा तो सेंटर पे ये रहेगा, रोटेट होता रहेगा, लेकिन जैसे ये शिफ्टिंग होएगी इधर की वेट की, तो ये इसका सेंटर भी शिफ्ट होगा, इम्बैलेंस हो जाएगी, फैमिली इम्बैलेंस हो जाएगी। या दो लोग जब भी एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, ये बिहेवियर दिखाना है, दूसरा बोलेगा नहीं दिखाना है। आप रेज नहीं कर सकते अपने वॉइस को, दूसरे को वॉइस रेज करने की आदत है, राइट, तो गड़बड़ तो होएगा ना फिर। आप समझ रहे, एक जगह वेट ज़्यादा हो गया, एक जगह वेट कम हो गया, अब वो सेंटर पे नहीं रहेगा, सेंटर पे नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा। इज इट ओके? सो ये वेट का चक्कर या अपोजिट का चक्कर आप ऐसे करके याद रख सकते हो, और सेंटर कैसे शिफ्ट होएगा ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ये कहाँ तक जा सकता है। वो डिपेंड ये करेगा कि जब एक पर्टिकुलर एंगल पे आ रहा है तो ये बैलेंस, जैसे मान लो कि ये तो बिल्कुल 180 डिग्री में है लेकिन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, लेकिन क्या व्हाट एल्स इफ दिस पोजीशन कम्स लाइक दिस, विल इट बी सेम? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ वेट जो है, क्या इसका सेम होएगा? है तो 180 डिग्री अपोजिट में है, लेकिन इधर से जो फोर्स आएगा ग्रेविटी का और इधर से जो आएगा, क्या इसके सेंटर में आकर के इसका सेंट्रोइड पे जाके बैलेंस होगा? आप समझ रहे, राइट? अब देखो सॉफ्टवेयर पे जो डालना है
यहाँ दिखाया हमने कि पिक्सल पे इतने दूर के एरिया को वो क्या करता है, देखता है डिटेक्टर के एरिया को पे। आप डिटेक्टर जो है पेशेंट के एरिया पे जाके फोकस करता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे फोकस किया और इतने दूर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, एज ए पॉइंट आ रहा है। आप समझ पा रहे हो? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मच एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इसका वैल्यू सम हो करके एक नंबर बन रहा है, सम ऑफ काउंट्स। तो ये सम ऑफ काउंट एक कोई नंबर होगा, लेट्स से दिस नंबर इज 100 काउंट मिला, राइट? और किसी पर्टिकुलर टाइम पे यही वैल्यूज 10 मिला, 10 मिला। दो इंस्टांसेस देखते हैं, एक में कितना मिला था, 100 मिला और दूसरे में 10 मिला। 100 और 10 में जब ये काउंट मिलेगा, जब इमेज बनाएंगे तो क्या करेंगे, यही एक पिक्सल का जो साइज जो था इसका, इस पिक्सल साइज पे 100 इंटेंसिटी कलर में मान लो कि रेड कलर यदि आपने बनाया है इसको, तो ये ज़्यादा डार्कर साइड ऑफ रेड होगा और ये क्या होगा, लाइटर साइड ऑफ द रेड होगा। आप समझ गए काउंट्स जो है, लेकिन इतने ही काउंट्स के वैल्यू को पूरा स्मीयर करके दिखाना है, उसको स्प्रेड करके दिखाना है। इतना दूर 10 का काउंट दिखेगा, समझ गए? सब जगह पे वही इंटेंसिटी दिखेगी, यहाँ पे इंटेंसिटी ये डार्कर वाली दिखेगी 100 वाले केस में, समझ गए? इज इट ओके? इज इट ओके? इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, हियर इज अ कैच एंड अंडरस्टैंडिंग। इट डजंट मैटर कि इतने दूर के एरिया में से ये यहाँ से यहाँ सोर्स था या सोर्स यहाँ पे था, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। चाहे यहाँ पे भी सोर्स होगा तब भी काउंट जो होगा पूरे में स्मीयर होगा, या यहाँ सोर्स होगा तब भी जाके काउंट जो है पूरे में स्मीयर होगा। तो ये तो इसके और इसके बीच में तुम्हें डिफरेंस बता ही नहीं सकता ना, समझ गए? राइट? और इसको कैप्चर करने के लिए यदि इसके डिफरेंस को कैप्चर करना है कि ये डिफरेंस है, तो इसी में मुझे दो इमेज चाहिए। यदि दो में इसको बाइफर्केट कर दूं, इतने ही दूर के एरिया को 2 में स्प्लिट कर दूं, तो मुझे अलग अलग दिख जाएगा। ये अलग दिखेगा और ये अलग दिखेगा, समझ गए? क्लियर? इज इट ओके यहाँ तक? तो अब कॉर पे आ जाओ। कॉर का ऑफसेट 1 पिक्सल के आधे से ज़्यादा होगा तो वो आर्टिफैक्ट क्रिएट करेगा, चाहे जिस पिक्सल में जाकर के कोई भी मैट्रिक्स साइज हो। देखोगे कि 1 पिक्सल को हाफ से डिवाइड कर दो, वही एक्सेप्टेबिलिटी लिमिट बनेगी। उसको mm में कन्वर्ट कर लो बेशक, क्योंकि डिटेक्टर का साइज ऑलरेडी पता है आपको, उसको किस मैट्रिक्स साइज में आपने डिवाइड किया वो पता है, राइट? तो कितना mm का डिफरेंस होगा उसको रिफ्लेक्ट इमेज में एज ए आर्टिफैक्ट इंट्रोड्यूस होगा, वो आपको पता चल जाएगा। और यही एक्सेप्टेबिलिटी लिमिट भी बनती है कॉर पे, हाफ पिक्सल, हाफ ऑफ द पिक्सल जिस पिक्सल पे आपने डेटा एक्वायर किया था। दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉट द वैल्यूज। कई बार लोग 0.5 mm ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, बट वो जहाँ पर भी लिखना है और बोलना है वहाँ मैट्रिक्स साइज जरूर बताना है, डिटेक्टर का FO भी बताना है, राइट? और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिफ्ट यदि कॉर में इस 1 पिक्सल के आधे से ज़्यादा होगा, यदि मान लो तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, फिर अलग दिखेगा, ठीक है? और अलग दिखेगा तो कैसा इमेज में किस टाइप का आर्टिफैक्ट बनेगा, लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? एंड देन विल क्लोज।
ये पॉइंट कितना रहेगा? जब इस पॉइंट, यही पॉइंट किसी एक प्रोजेक्शन में यहाँ के बजाय वो यहाँ दिखता है, आप समझ रहे? दूसरे प्रोजेक्शन में ये पॉइंट इधर की तरफ दिखता है, शिफ्ट होएगा तो, आप समझ गए? किसी में कहीं ज़्यादा शिफ्ट हो गया तो इतना ज़्यादा जनरली होता नहीं है, ये बिल्कुल सिमुलेटेड आप इसको समझ सकते हो। जनरली जो शिफ्ट जो होएगा वो एक पर्टिकुलर mm में होगा। वहाँ पे जब ग्राफ आप देखोगे, जो बोल रहे थे आप लोग ग्राफ नहीं समझ में आता है, वो हर एंगल पे शिफ्ट दिखाएगा, एक्स वाई में वेरिएशंस कितना है। जब वो ऑफसेट कैलकुलेट करेगा तो हर एंगल पे ऑफसेट उसको कैलकुलेट करना होता है, और वो हर एंगल पे ग्राफ दिखाता है। हियर इट विल बी एंगल की एंगुलर प्रोजेक्शंस था, और एक्स मान लो कि वाई में शिफ्ट जो था वो इधर की तरफ कितना शिफ्ट था, वाई माइनस में कितना शिफ्ट है, इस टाइप का जिगजैग ऐसे करके कर्व बनेगा, समथिंग लाइक दिस। बट आपको सब, और फिर उधर की तरफ एक लाइन खींचा हुआ होगा, ये एक्सेप्टेबल लिमिट का लाइन है, इससे एबव जा रहा है या इससे एबव नहीं जा रहा है। यदि ये वेरिएशंस इसके अंदर है, मतलब ये जो पिक्सल जो मैं अभी समझा रहा था वो सारा वेरिएशंस इसी पिक्सल के अंदर हो रहा है, इट इज नॉट गोइंग आउट ऑफ दिस हाफ, किससे ज़्यादा, हाफ इसके हाफ से इसी के आसपास में है हाफ, इसी को लेकर के ऐसे रोटेट कर दो, इसके सेंटर को लेकर इस पर डाल दो, ये वेरिएशन एक्जेक्टली समझ में। हर एंगल पे उसको प्रोजेक्शन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यदि मान लो कि ये वेरिएशंस होगा, यदि एक पिक्सल का भी वेरिएशंस आया आपका, इससे बाहर आ गया हाफ से ज़्यादा, तो ये पॉइंट ऐसे करके हर पॉइंट पे वो बढ़ता जाएगा, एक ऐसे से सोना तक टाइप का इफेक्ट दिख जाएगा, वो इंटेंसिटी वेरिएशंस उधर की तरफ जाकर के दिखेगा, आप समझ रहे? क्योंकि ये पॉइंट शिफ्ट होकर के कहाँ दिख रहे हैं, हर एंगल पे कहीं दूसरी जगह दिख रहा है। तो इमेज में ऐसा आर्टिफैक्ट दिखेगा, ग्राफ में ये ऊपर की तरफ, इधर की तरफ कहीं चला जाएगा। कोई कोई पॉइंट जो होगा अप की तरफ होगा, कोई जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। जब भी आप कॉर करते हो तो पहला जो टर्म जो होता है उसका वेरिफिकेशन ही होता है। ठीक है, तो जब कॉर वेरिफिकेशन करते हो COR का, COR वेरिफिकेशन में क्या होगा आपके लिए कि आपको पहले देखना है, वेरीफाई करना है कि वेदर इट इज इन द एक्सेप्टेबल लिमिट और नॉट। तो बाद में बोलता है कि सेव करो रिजल्ट को कि नहीं, प्लीज बी केयरफुल। यदि एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर है डोंट सेव इट, डिफॉल्ट पहले करना नहीं, राइट। यदि पहले का वैल्यू से ज़्यादा अच्छा आया है, मतलब और कम वेरिएशंस हुआ है, तो बेशक आप सेव कर सकते हैं। नहीं तो कॉल द इंजीनियर, लेट हिम डिसाइड, कैलिब्रेट एंड देन सेव। क्यों सेव करना ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि ये जो हर पॉइंट पे जो ये ऑफसेट जो कैलकुलेट किया था, आप समझिए, तो जब ये इमेज जो बनाएगा, जो बोला ना कि 250 128 into 128 का मैट्रिक्स बनेगा ना, तो एक तो ये प्लेन है ना आपका, इसी के ऊपर तो उसको जाकर के जो भी काउंट मिला है जाकर के रखना है ना, कहीं डॉट उसको डालना है, और तो कुछ नहीं करना उसको, राइट। तो ये पता है कि ये पॉइंट का जो इमेज जो मैं यहाँ डालने जा रहा हूँ, एक्स वाई, इसका ऑफसेट जो है एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एंड वाई माइनस में सब में मान लो 0 0 है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज जो कलर जो मिला था उसको उसी पॉइंट पे जाके डाल देना है जहाँ पे मिला हुआ है, समझ गए। लेकिन किसी दूसरे पॉइंट पे यही अपसेट जो है सम mm में है, समझ गए। तो उतना शिफ्ट करके उसको तब जाकर के पॉइंट डालना है, समझ गए। क्योंकि वो शिफ्ट जो है वो बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वेरिएशंस ऐसा हुआ है, तब जाके यूनिफॉर्म इमेज बनेगा और करेक्ट इमेज बनेगा। लेकिन यही शिफ्ट यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अलाउ नहीं करते हैं काम करने के लिए।
वो भी एक लिमिट में होगा, तभी ये प्रोसेस भी फॉलो करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अनरियलिस्टिक आप खुद क्रिएट कर रहे हो, कोई भी इमेज आप क्रिएट कर लोगे, फिर तो कोई अलाउ दिया जाए तो आपको फ्रीडम दिया जाए कि कुछ भी करेक्ट कर लो, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। सो इसलिए वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है, वेंडर कंट्रोल्ड है, और वेंडर के पास ही, इंजीनियर के पास उसको उसके सर्विस में जाकर के करेक्ट करने की का फ्रीडम उनको ही दिया गया है, वो सबको नहीं दिया गया। इवन इफ somebody trusts on you and give you the password or something else, please don't try to do it out until you are doing something under supervision of supervision का मतलब उसको पता है कि exactly क्या क्या चीज़ चेंज कर रहे हो, whether it रिमोट पे है या कहाँ पे है, वो एक डिफरेंट इशू है, राइट? तो ऐसा करना है, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल जी, ठीक है। सो थैंक यू, आज इतना ही समझ में आया, इज क्लियर? ये था कॉर का इंफॉर्मेशन। यस, बताइए, बोलो बोलो बोलो, पूछो। बताया तो मैकेनिकल वेरिएशंस बताया ना, दूसरा किच क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी तो ऑफसेट हो सकता है ना, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि पोजीशन डिटर्मिनेशंस कैसे होता है। गामा कैमरा में हमने कभी क्वेश्चन पूछा था ना आप लोगों को कि पोजीशन इवेंट का डिटर्मिनेशंस कैसे होता है, तो इवेंट डिटर्मिनेशंस को जितनी जितनी चीज़ें इफेक्ट करेंगी वो यहाँ पर भी उसका आएगा, दिखेगा। मैकेनिकल तो दिखेगा ही दिखेगा, मैकेनिकल जर्क आ गया, ये आ गया, राइट। उसके साथ साथ यदि इलेक्ट्रॉनिकली भी यदि वो पोजीशन शिफ्ट हो जा रहा है, यहाँ के बजाय यहाँ चला जा रहा है, यदि आपकी यूनिफॉर्मिटी सही नहीं है पहले से, तो वहाँ पर भी जाकर के वो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि पोजीशन जो है वो शिफ्ट होगा इवेंट का। अब पोजीशन शिफ्ट होने के जितने कारण हैं, ऑल विल बिकम वेरिएबल फॉर दिस डायरेक्ट इनडायरेक्टली। यस, after doing COR test, we got two graphs. One was the graph, and second y-axis graph that we didn't understand. यही तो बताया ना कि आपको जो चीज़ें जो दी गई है यहाँ पे 4 वेरिएबल में आते हैं ना, x प्लस x माइनस ये, ठीक है, ये इसके रेस्पेक्ट में क्या चेंजेस हुए, ये इसी का डिफरेंस जो है वो बताता है कि x डायरेक्शंस में कितना ऑफसेट है सेंटर से, माइनस में कितना ऑफसेट है, y में कितना है और y प्लस में कितना है। हर कंपनी का अलग अलग तरीका है, राइट। अब डायरेक्शंस देखोगे यहाँ पे तो ये बनेगा ना, ये एक y एक्सिस आपका बना और दूसरा जो है वो x एक्सिस बनेगा। अब बेड देखो, बेड को ही तो डिवाइड करोगे ना, ये एक पेशेंट का टेबल का डायरेक्शंस है और दूसरे डायरेक्शंस में आपका हेड है, तो यहाँ पे मूव हो रहा है क्या? यहाँ पे कम चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इधर की तरफ मूवमेंट साथ हो सकता है यदि वो फिक्स है सोर्स पे वो। और यदि अब क्या होगा, और अच्छे से जब इमेज रिकंस्ट्रक्शन को समझोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट रीड दैट आर्टिकल, उसमें एक एक ग्राफ एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो IGNM का अब आर्टिकल पढ़ो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। Because in detector they have written x as on detector x axis as हाँ, x प्लस और x माइनस तो है ना, तो सेंटर से जो ऑफसेट होगा वो थोड़ा बहुत आपको उसका मैनुअल भी देखना पड़ सकता है कि वो लोगों ने जो भी रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया है थोड़ा बहुत, और किस ढंग से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा x कर रहे हैं करके कर रहे हैं या डेल्टा y करके कर रहे हैं। लेकिन यही वेरिएशंस डिपिक्ट करा जाता है, क्योंकि एक पॉइंट पे यही हो ही सकता है और कुछ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही तो चार्ट बनेगा, या तो इधर की तरफ शिफ्ट होगा, नहीं तो इधर शिफ्ट होगा, नहीं तो ऊपर की तरफ होगा, नहीं तो इधर होगा। यही तो चार्ट बनता है ना। पेशेंट आप स्कैनिंग कर रहे हो, थोड़ा बहुत ऐसे शिफ्ट होगा। सोर्स के चांसेस बहुत कम है जो एकदम से फिक्स्ड है, ठीक है। ओके, थैंक यू।